नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन 8th क्लास की ज्योग्राफी का, जो कि 8th क्लास की ज्योग्राफी। तो इस यह लेसन है, जो सेकंड लेसन है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इनके बारे में बता रखा है कि जो ये चीजें हैं, इनके कारण एक स्थान की जलवायु में, एक स्थान की मृदा में, एक स्थान के रहन सहन में क्या, मतलब लोगों के रहन सहन में क्या फर्क पड़ता है, तो उसके बारे में ही पूरा बताया है। कि इसमें जैसे दो जगह दी है, जैसे अफ्रीका और न्यूजीलैंड। वहां पर खेती का तरीका बताया है कि वहां पर अफ्रीका में खेती कैसे की जाती है, और न्यूजीलैंड जो पीटर है वो न्यूजीलैंड से संबंधित है, तो वो खेती कैसे करता है, तो ये तरीका बताया है। तो इसमें बताया है कि जो अफ्रीका से संबंधित हैं, जो माम्बा करके हैं, माम्बा है, और जो पीटर है जो न्यूजीलैंड से संबंधित है, विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। मतलब एक तो बिल्कुल गर्म प्रदेश में रहता है, और एक लगभग जो समुद्र तटीय प्रदेश, बिल्कुल जो द्वीप, एक आइलैंड माना जाता है, जो जो न्यूजीलैंड है, एक आइलैंड देश है। तो आइलैंड देश है, तो इनकी जलवायु में बहुत अंतर होता है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। क्योंकि जो न्यूजीलैंड है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है, तो ये प्रौद्योगिकी के अंतर के कारण भी ये सब कुछ है। और फिर यहाँ पर एक, जैसे एनसीईआरटी में हमेशा मैं बताती हूँ कि यहाँ पर साइड में कोई फैक्ट दिए मिलते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब जो 90% जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन है, वो 30% भाग पर ही रहती है। जो 70% जो भूमि है, प्रतिशत भूमि है, पर बहुत ही विरल जनसंख्या है। मतलब वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। फिर बताया है कि जो भूमि है, कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कि जनसंख्या कहाँ अच्छी मिलती है, कहाँ ज़्यादा मिलती है, कि जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पर जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, और जहाँ पर नदियाँ अपनी जो उपजाऊ मिट्टी साइड में ला के छोड़ती हैं, तो वहाँ पर ही अच्छी मिट्टी का निर्माण हो पाता है, और वहाँ पर ही जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान हो जाए। उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृतियां होती हैं, पर्वत के ढाल हैं, जलाक्रांत जो संभावित निम्न क्षेत्र है, मरुस्थल है, वहां पर मतलब जनसंख्या कैसी मिलेगी, वहां पर विरल जनसंख्या मिलेगी, मतलब वहां पर जनसंख्या कम मिलेगी, या निर्जन जगह भी मिल सकती है वो। और उर्वर मैदान होते हैं, अभी बताया कि घाटियां हैं, वहां पर कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि होगी। तो उपजाऊ भूमि होगी तो उस स्थान की जनसंख्या कैसी होगी, सघन होगी, डेंस होगी, डेंस होगी। फिर भूमि के उपयोग बताए हैं कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि एक भूमि ही एक ऐसा संसाधन है जिसके ऊपर हम हर एक काम करते हैं, जिसके ऊपर जैसे कृषि है, वानिकी है, खनन है, सड़क है, उद्योग है, मतलब हर एक काम जो भूमि से ही रिलेटेड होता है। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं, क्योंकि जैसे भूमि के ऊपर जो जो चीजें हम उपयोग में लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, भूमि उपयोग कहते हैं। तो फिर ये भूमि के जैसे प्रकार बता रखा है यहाँ पे आगे, कि निजी भूमि होती है, कैसी भूमि, स्वामित्व के आधार पर भूमि को किस किस भागों में बांटा जा सकता है। तो एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि जिस पर निजी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सामुदायिक भूमि जिस पर पूरे किसी समुदाय का भाग अधिकार होता है। मतलब वो एक साझा संपत्ति संसाधन होता है। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य जो भूमि है, बड़े पैमाने पर उसका विनाश किया जा रहा है। क्योंकि हम जैसे थोड़ा पहले क्या होता था, 1960 से पहले बहुत कम अन्न उगा पाते थे। अभी जैसे जो हरित क्रांति आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया,
उससे बहुत चीज़ों में डिफरेंस फर्क पड़ा है। तो नहीं तो बहुत ही कम अनाज उगा पाते थे। तो इससे प्राकृतिक जो संसाधन है ना, उनके समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, क्योंकि जो वनारोपण है, भूमि उद्धार है, रासायनिक कीटनाशक हैं, उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर आदि पर रोक लगानी चाहिए। अच्छा, मृदा है। मृदा क्या होती है? जो भूमि है, जो भूमि है, ये जो पृथ्वी के ऊपर की जो ये भूमि है, इस पर जो एक ये पतली परत जो पाई जाती है, इसको ही क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। फिर आगे जो बता रखा है कि मृदा को जैसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये सारी चीजें बता रखी हैं। अच्छा, ये है ना, जब एनसीईआरटी में ऐसे छोटी छोटी जगहों का जिक्र कर देते हैं कि ये जगह कहाँ है, फिर ये है ना, इस क्वेश्चन में भी कई बार पूछ ली जाती है, जैसे कई बार छोटे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन में। फिर हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। वो मतलब एनसीईआरटी के कहीं ना कहीं कोई घटना से उठाया होता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट एक पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण, ये भूस्खलन का वो दे रखा है कि कैसे भूस्खलन, कहाँ भूस्खलन हुआ। तो ये क्या है? रेकांग पियो के निकट। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ये जगह, जो रेकांग पियो है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? एनएच 22 है यहाँ पर। कि पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के 200 मीटर तक जो भाग है, वो मतलब बिल्कुल नष्ट हो गया। ये भूस्खलन से क्या हुआ, वहां पर ये बताया गया है। फिर ये है यहाँ पर कि मृदा है जो, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कि उसका रंग कैसे होगा, उपजाऊ होगी, अनुपजाऊ होगी, कोई भी चीज है उसका कलर है, तापमान है। जैसे अभी बताया कि ये कौन सी चीजों के कारण ये चीजें प्रभावित होती है, जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर इसको प्रभावित करती है। अच्छा, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करती है। ज्यादा टाइम में मतलब मृदा की जो मोटाई हो ज्यादा होगी, कम समय में कम होगी। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और जो जनक सेल होती है, वो क्या करती है? रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो और जो ऊंचा तुंगता है और जो ढाल है, उसके संचय को, जैसे वो वहां पर रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, उसको निर्धारित करते हैं। अभी यहाँ एक फैक्ट बताया कि केवल 1 सेंटीमीटर जो मृदा है, कितना होता है 1 सेंटीमीटर? बिल्कुल थोड़ा सा होता है। वो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में ही सैकड़ों साल लग जाते हैं। फिर अपक्षय बताया है कि अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना। मतलब कोई भी जो फैक्टर है, मतलब वो उस पे ऐसा फैक्टर काम ना करे कि उस जगह से उस चीज को ले ही जाए, तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। परंतु जब अपक्षय की बात की है कि तापमान और जो तुषार है, वहाँ की जैसे पेड़ पौधों की क्रियाओं द्वारा जो एक चट्टान है टूट टूट के जो नीचे अपने आप गिरती रहती है, उसको क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। फिर वही बताया कि मृदा निर्माण के कारक क्या क्या होते हैं। कि मृदा निर्माण जो होती है, उसके मुख्य कारक कौन से होते हैं? जो जनक सेल होती है, वो तो सबसे मेन कारण रहेगी, क्योंकि उसके कारण ही उसका रंग निर्धारित होएगा। तो जनक सेल का स्वरूप कैसी है, उसका स्वरूप और जलवायविक कारक हैं, उसके कारण जो मृदा के निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक निर्भावित अ, प्रभावित करते हैं। फिर बताया है कि जो मृदा है, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। कि मृदा का संरक्षण करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। उसके संरक्षण करने के लिए जो उपाय हैं, उसके निम्नीकरण को रोकने के लिए उनको ही बताया है। कि सबसे पहले बताइए, मल्चिंग। क्या बोला जाता है? मल्चिंग। हिंदी में बोला जाता है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ, जैसे जो परवाल से जो ढक दी जाती है, जैसे जो पौधों के बीच जो
ये जो जगह है इसको परवाल से ढक दिया जाता है, तो इस जो जो इसकी आर्द्रता है ना वो नहीं गायब हो पाती। जैसे इस जगह को जब पूरा ढक देंगे तो यहाँ की आर्द्रता गायब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस जगह वो यहाँ वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर जो वाष्प है वो बनी रहेगी। फिर नेक्स्ट तरीका जो बता रखा है कि समोच्च रेखा रेखीय रोधिकाएं बनाकर, कि समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाकर, समोच्च रेखीय पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, कि आगे जैसे आगे जल इकट्ठा करने के लिए यहाँ तो खाई बना दी, और जैसे पत्थर, मृदा और इसका प्रयोग करके उसको रोक लिया जाएगा वहीं पर, कि ताकि वहां की आर्द्रता गायब ना हो। फिर है दूसरा, तीसरा बताया है कि चट्टान बांध बनाकर, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं, जो नालियां होती हैं उनकी रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। जैसे चट्टान जहां से पानी जा रहा है वहां पर चट्टान लगा दी यहाँ पर, तो पानी बाहर जा ही नहीं पाएगा, तो पानी के साथ जो मृदा बह के जाती है वो भी नहीं जा पाएगी, तो मृदा की क्षति को रोका जा सकता है। अच्छा, बीज की फसल उगाना, जैसे यहाँ पर ऐसे फसल उगा रखी है, तो यहाँ पर भी कुछ फसल उगा देंगे, तो क्या बोला जाता है कि जो फसल होती है वो फसल की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बांध के रखती हैं, तो फिर भी वो कतारों में जैसे अलग अलग फसलें लगा देंगे, तो फिर वो मृदा को यहाँ पर बांध के रख लेंगी, तो ऐसे भी मिट्टी की कटाव नहीं होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर फैक्टर बताया था, जैसे लेसन का नाम था कि मृदा, जल, तो अब सेकंड है जो जल के बारे में बताया है। अब जल का तो सबको ही पता है कि जो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर, 71% भाग पर क्या है, जल है। और ये एक नवीनीकरणीय है, क्योंकि इसको रिन्यू कर सकते हैं बार बार, कि ये एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर तीन चौथाई वही है कि तीन चौथाई लगभग 71% पाया जाता है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी को क्यों जल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, और जब हम स्पेस से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पानी ही पानी दिखता है, और जो पानी का जब रंग जब देखा जाता है तो नीला दिखता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर जो क्रियाकलाप बताया कि जो एक भारतीय नागरिक है प्रतिदिन कैसे कितना वाटर 150 लीटर बताया कि पानी यूज करता है, तो 150 लीटर में पीने के लिए कितना करता है, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, फ्लशिंग के लिए, शौचालय में या वस्त्र धोने में और बर्तन धोने में वो कितना कितना यूज करता है उसके बारे में बताया है। अच्छा, जल उपलब्धता है, मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा कि पृथ्वी नीला ग्रह है, कि पृथ्वी पर बहुत पानी है, पानी की बहुत ज्यादा प्रचुरता है। फिर दूसरी तरफ कहा जाता है कि जल उपलब्धता की जो समस्याएं हैं, कि जल की उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन जगह पर हैं, उन जगहों के नाम बताए गए हैं। कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, अधिकांश अफ्रीका है जहां पर मरुस्थल बहुत ज्यादा पाया जाता है। पश्चिम एशिया है, दक्षिण एशिया है, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका है के भाग हैं, उत्तर पश्चिम मैक्सिको है, दक्षिण अमेरिका के भाग हैं, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया है जहां पर अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी है। मतलब लवण वाला जल तो हर जगह मौजूद है, पर अलवणीय जल जिसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं, जो पीने के लिए यूज किया जाता है, वो पानी मतलब पृथ्वी पर कम पाया जाता है। फिर जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बताया कि जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम। जैसे अशोधित और आंशिक रूप से शोधित
वाहित मल होता है, जो कृषि के जो रासायनिक विसर्जन जाता है, जो जल निकाय, जो औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदर्शक हैं। ये इसमें जो मतलब शामिल जो बता रखी हैं धातुएं कौन सी हैं। नाइट्रेट धातु है, पीड़ानाशी जो पीड़कनाशी हैं, जल को जो प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश जो रासायनिक अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूरा बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करने से जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो हम कृषि में जो कीटनाशक डालते हैं, उद्योगों से जो निकलता है, उन सभी के कारण जल प्रदूषित होता है। परंतु अगर हम उसका उपाय सही से नहीं करेंगे तो वो सभी के अंदर पहुंच जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब जो जल के बाद जो तीसरा जो वेक्टर बताया है, कौन सा बताया है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होती है? इसमें यहाँ से ये सही से बताया गया है, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। और कहीं जो जैसी है, जो रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित होती थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका जैसे ये एक एक्टिविटी करा रखी है कि कहाँ पर कौन सी चीजें होती हैं, यही बताया है कि क्या बताया था, बांस बांस कहाँ होता है। फिर बताया है कि जो रेशम कहाँ होता है। तो उनके बारे में ही बताया है कि ये चीजें कहाँ कहाँ होती हैं और ये क्यों होती हैं। और वन्य जीव एक प्रकार का वन्य जीव है जो कहाँ पर विशेषता पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। फिर यहाँ पर बताया है कि जैसे भारत, जो एक भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, यहाँ पर है ना पशुओं को बहुत सारी जैसे उपचार करने के लिए ये वाली दवाई दे दी जाती है, जैसे एस्प्रिन है, टिक्लोनोफेनिक है, इब्रोप्रोनोफोन है। तो ये क्या है? ये है तो पीड़कनाशी। परंतु जब वो मरते हैं तो उनका शरीर जब पड़ा रहता है तो जो गीद वगैरह होते हैं तो वो उनको खा लेते हैं। तो जो गीद है, उनके लुप्त प्राय होने का कारण बता रखा है कि वो उनको खा लेते हैं तो उनके अंदर इनके अंदर जो एक रासायनिक तत्व इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण ये लुप्त प्राय की स्थिति में है। ये लुप्त प्राय की स्थिति में आ गई है। फिर प्राकृतिक वनस्पति है, उसका वितरण बताया कि कौन सी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति किधर पाई जाती है। जो प्राकृतिक वनस्पति है वो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर तो होती ही है, कि जहाँ पर जैसे तापमान होगा वैसे ही प्रकार के फल फूल मिलते हैं, और आर्द्रता जितनी जहाँ जहाँ होगी वो ऐसे ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे घास, वन, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। फिर यही बताया कि कहाँ पर जैसे अगर शुष्क जलवायु होगी तो कैसी वनस्पति पाई जाती है। इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग से जैसे जब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे एक आधी चीज़ें जैसे टुंड्रा प्रदेशों में मांस और लाइकेन पाए जाते हैं, तो ऐसे एक मैं वैसे अलग से बता दूंगी। यहाँ पर ये जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा, इसको पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किया जा सकता है, कि प्राकृतिक वनस्पति और उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी फिर वही दे रखा है। यहाँ पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो हमने सुना होगा, CITES
साइट्स जिसको बोला जाता है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसकी फुल फॉर्म है। सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है, इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधे हैं जो के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा ना हो। मोटे तौर पर जैसे उनको बचाना, मतलब जो प्राकृतिक जीव हैं उनको बचाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म है उसके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पर भी ये साइट्स के बारे में बताया था। तो इस लेसन में बस इतना ही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।